आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रुक करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष से जुड़ी ताजा जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग। आपको बता दें कि रूस से तेल और गैस नहीं लेने का अमेरिका ने निर्णय लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रूस से तेल आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। रूस पर कई और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। सुदर्शन न्यूज का अंदेशा सही साबित हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने पहले ही इस बात को लेकर अंदेशा जताया था कि अब तक अमेरिका और ईयू के देश रूस से आयातित सामानों पर प्रतिबंध लगाने से हिचक रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनकी बदनामी हो रही है, यूक्रेन को उन्होंने एक कंधे के तरह इस्तेमाल किया रूस को निशाना बनाने के लिए, और इससे पूरी दुनिया में थू थू हो रही थी अमेरिका और नाटो देशों की। इसको लेकर अब मजबूरन जो बाइडेन को यह फैसला लेना पड़ा है, लेकिन यह फैसला क्या अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा, जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जानना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज ने पहले ही अंदेशा जताया था कि जिस तरह से पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है अमेरिका और नाटो देशों की, कि एक तरफ यूक्रेन को कंधे की तरह प्रयोग में ला रहे हैं रूस को निशाना बनाने के लिए और प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, अब प्रतिबंध लगाने की जो बाइडेन ने घोषणा कर दी है। कैसे देखते हैं, इसका क्या परिणाम दिख रहा है? देखिए, अमेरिका की डॉलर की जी, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, अमेरिका की जो डॉलर की दादागिरी है इस युद्ध के बाद ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गई। अब इस दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड या बाईपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड ये नहीं होगा। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम ए नॉन पोलर वर्ल्ड। सबको ये समझ में आ गया है कि अमेरिका के करीब 750 मिलिट्री बेसिस है दुनिया में। वो 750 मिलिट्री बेसिस किस लिए है? ताकि अमेरिका खुद एक तरफ बैठा रहे और दूसरे देशों को आपस में लड़वाता रहे, और यही सिचुएशन चलती चली आ रही है। यहाँ भी उसने मोहरा बनाया यूक्रेन को, और चाहता था वो ये कि मैं रशिया को कमजोर करूं, और इसलिए सैंक्शंस लगाए गए। और इन सैंक्शंस का नुकसान केवल रशिया को नहीं बल्कि सैंक्शंस लगाने वालों पर भी होगा। और ये अब यूरोप को समझ में आने लगा है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, इन देशों को जो नुकसान होगा क्रूड ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाने से, उसकी भरपाई कौन करेगा, और उस ऑयल का अल्टरनेटिव क्या है। और अगर वो अमेरिका से लेते हैं तो वो 4 गुना ज्यादा कीमत पे है। तो लिहाजा एक मैसेज ये निकलेगा इन प्रतिबंधों का कि हर देश को अब आत्मनिर्भर होना होगा। जैसे हिंदुस्तान ने एक नारा दिया है, अमेरिका से जब हमने सुपर कंप्यूटर मांगा उन्होंने नहीं दिया, जब हमने स्पेस का इक्विपमेंट मांगे नहीं दिए, और जब न्यूक्लियर प्लूटोनियम या यूरेनियम मांगा नहीं दिया, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने। स्पेस में भी हमने एंटी सैटेलाइट बनाया और न्यूक्लियर पावर भी हम बने, यानी और सुपर कंप्यूटर भी हमने बनाया। लिहाजा आत्मनिर्भर के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ये प्रतिबंधों का अल्टरनेटिव है। बिल्कुल। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्या इन प्रतिबंधों का दुष्परिणाम रूस को भुगतना पड़ेगा या अमेरिका को ही भुगतना पड़ जाएगा, और वैश्विक मंच पर वो अब कटा छटा रहेगा? ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन है ये ईंधन, और जो तेल आयात करता है विभिन्न देश रूस से, उनको ही तो नुकसान होगा। क्या दिख रहा है? हेलो जी, अभी मेरे को डबल आवाज आ रही है, उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। हेलो, अब आवाज सही है सर? हाँ, ये हेलो, अभी नहीं, अभी भी आ रही है, जोम से आ रही है। खैर एनीवे,
मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, ये जो प्रतिबंध, ये जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों का नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, न केवल रूस को, पूरी दुनिया को, और इंक्लूडिंग अमेरिका को भी। लेकिन अमेरिका का इसमें फायदा है, अमेरिका के अलावा ये सबको झेलना पड़ेगा, और उसमें यूरोप भी शामिल है। यानी कि नाटो में 30 देश है, जिसमें एक अमेरिका है जी। जो डबल आवाज है वो खत्म नहीं हुई थी, उससे बड़ी प्रॉब्लम। एनीवे, अमेरिका के अलावा जो नाटो के 29 कंट्रीज है, उन्हें भी झेलना पड़ेगा, और सबको। कारण क्या है? रशिया 1,10,000 कच्चे तेल के बैरल रोजाना प्रोड्यूस करता है जी। उसमें से 65 लाख वो एक्सपोर्ट करता है। उस 65 में से आधे, यानी कि करीब 30-32 लाख बैरल ऑफ क्रूड ऑयल यूरोप को देता है जी। अब अगर वो यूरोप में नहीं जाएंगे तो यूरोप कहाँ से लेगा? कोई अल्टरनेटिव नहीं है। किससे लेगा? अमेरिका से लेगा। अमेरिका से वो 4 गुनी ज्यादा कीमत पे मिलेंगे बजाय रशिया के। तो अमेरिका को फायदा हुआ। लेकिन ये नेटो कंट्री के, यूरोप के देश चुप नहीं बैठेंगे जी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि किसी भी देश को जब आर्थिक नुकसान हो रहा है तो वो फिर क्यों अमेरिका के साथ लगे रहे। लिहाजा ये इनमें ब्रेक और दरार पड़ने की कवायद प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल, डीपीएस त्यागी जी हमें यही अंदेशा जता रहे हैं। हमने पहले भी कार्यक्रम में यह अंदेशा जताया है कि अब जो करीब करीब निष्प्रभावी संस्था है नाटो, उसमें अब बिखराव की शुरुआत होगी, और अमेरिका का ये फैसला उस ओर इशारा कर रहा है। आप भी कह रहे हैं कि नाटो देश क्यों महंगा तेल खरीदे जब उन्हें सस्ता उपलब्ध है, और उनकी कोई निजी दुश्मनी भी तो नहीं है किसी देश से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका असर, ये डबल आवाज नहीं बंद हो रही है। हेलो, इसका असर सर भारत पर भी होगा जी। आप ये देखिए कि हमारा जो रुपया है वो $1 में करीब 70 रुपए है। अच्छा, अब अगर ये जो डॉलर की दादागिरी है, ये डॉलर की दादागिरी तभी तक है जब तक हम लोग अपने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करते। जैसे रशिया ने अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लिया कि उसने अपना पेमेंट सिस्टम चाइना से मिला लिया, और उसके पेमेंट अब रूबल में होंगे, अब वो डॉलर में नहीं करेगा। तो और जो स्विफ्ट से उसे हटाया गया था, तो स्विफ्ट में उसका पहले ही 1.5% से ज्यादा वो नहीं था, तो उस पर उसको कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कच्चे तेल की कीमत के बढ़ने का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। कैसे? $1 अगर रेट बढ़ता है कच्चे तेल के बैरल का, तो उसका असर करीब 50 पैसे पर लीटर पड़ता है पेट्रोल की कीमत पर। अब हमारे यहाँ जो पेट्रोल था वो का जो रेट है वो $70 पर बैरल के हिसाब से था। अब बैरल की कीमत हो गई डबल, यानी कि करीब 150, और उस 70 में अगर 50 पैसे जोड़ो, उससे गुणा करो, तो फिर हमारे पेट्रोल के रेट में करीब 25 से 30 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो जाएगी। वो जानी संभव है, होनी प्रारंभ हो गई है। तो जो हिंदुस्तान के साथ है वो और कंट्रीज के साथ भी है, तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। और पूरी दुनिया अब इस मामले में क्यों पड़ेगा असर? बिल्कुल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन इस संघर्ष के बीच जो अमेरिका ने फैसला लिया है कि रूस से तेल और गैस का आयात वो प्रतिबंधित कर रहा है, तो इसका प्रभाव बड़ा देखने को मिलेगा, और इसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। जो ताजा जानकारी है वो आपको बता दें कि अमेरिका में जुलाई 2008 के बाद तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। जो गैस प्राइस है अमेरिका में वो फिलहाल $4.17 पर गैलन पहुंच चुका है।
जो जुलाई 2008 में जब उस समय सबसे महंगा कहा गया था, तब $4.11 पर गैलन गैस की कीमत थी और अब $4.17 पर गैलन हो चुका है। तो ये अमेरिका की जनता पर बोझ पड़ेगा सरकार का ये फैसला। और अब जो बाइडेन अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। फायदे के लिए एक जाल तैयार किया गया जिसमें कोशिश की गई कि रूस को फंसाया जाए, यूक्रेन को चारा बनाकर। लेकिन अब जो बाइडेन और अन्य नाटो देश जो अपने हथियार या अन्य चीजों के लिए बाजार तलाश रहे थे इस युद्ध के बहाने, वो खुद अपने जाल में फंसते दिख रहे हैं। टीपीएस त्यागी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही विश्लेषण है। और ये होता है जी। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जो खोदेगा सो गिरेगा जी। और ये गिरना अमेरिका का प्रारंभ कई जगह हो गया, पॉलिटिकली हो गया, मिलिटरली हो गया जी। और इकोनॉमिक भी होना प्रारंभ हो गया। और ये आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण कर दिया कि जो प्रतिबंध लगाना था दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उसका इनडायरेक्ट असर अब अमेरिका के ऊपर भी आने लगा है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। ये हर दिन की आवश्यकता है, न सिर्फ देश की आवश्यकता है बल्कि हर एक देशवासी की आवश्यकता है। ईंधन गैस की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर तो दुनिया भर में जंग छिड़ी रहती है और अब इस कदम पर अमेरिका फंसता दिख रहा है। लेकिन रूस ने पहले भी अमेरिका ने प्रयास किया था कि रूस तेल का उत्पादन कम करे ताकि वैश्विक मंच पर वो कीमतों को कंट्रोल में रख सके, लेकिन रूस ने तब भी मना कर दिया था। और अब भी रूस किसी के झांसे में नहीं आने वाला है, किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। तो उत्पादन जारी रहेगा और रूस ने भारतीय कंपनियों को भी ऑफर किया है। तो ये भारत विन विन की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है क्या? हाँ, भविष्य अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है। वैसे रशिया ने अपना जो अल्टरनेटिव ढूंढा है वो चाइना है। अगर उसका तेल यूरोप को सप्लाई नहीं होता है तो वो उसे चाइना में खपत करेगा और इस किस्म की बातचीत हो भी चुकी है। लेकिन अगर रशिया से हिंदुस्तान को मिलता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक मेन इशू होगा, क्योंकि जो तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ये दो जगह से लाइन आई है। जो तजाकिस्तान की लाइन है उसे टापी बोलते हैं। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI। अब ये वाया पाकिस्तान है। वाया पाकिस्तान वाली लाइन का हम क्या फायदा उठा पाएंगे? आने वाले समय में अगर उठा पाते हैं तो सबसे सस्ती लाइन यही है। एक पीओके से भी तो अगर हम नियंत्रण पा लें तो वो भी एक लाइन बनेगी। बिल्कुल बनेगी। अगर पीओके के ऊपर निमंत्रण पा लेते हैं तो अफगानिस्तान कजाकिस्तान वाली लाइन है। जो कजाकिस्तान वाली गैस और लाइन है वो कजाकिस्तान से है और वो अफगानिस्तान तक है। वो वाली लाइन को हम पीओके से यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान से शायद हिंदुस्तान में उसका फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल बात ये है, बहुत ही मजबूत स्थिति में भारत पहुंचता दिख रहा है इन परिणामों में। लेकिन जो अभी चल रहा है टीपीएस त्यागी जी, क्या ये रूस को उकसाना नहीं कहा जाएगा? अमेरिका ने और भी उकसाने की ये कोशिश की है? नहीं, अमेरिका रूस को उकसाएगा ये बात समझ में नहीं आती। उसने तो उकसाने की कोशिश यूक्रेन को की, उसने तो रशिया को तो कमजोर करने की कोशिश की। आज से नहीं, पहले से चल रहा है। 1917 में जब रशिया का रेवोल्यूशन हुआ था तब से उसने रशिया पे प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे कमजोर करने के लिए। 1991 में उसके हिस्से कर दिए, फ्रेगमेंट कर दिया सोवियत यूनियन को। और फिर जब पुतिन के राज में उसकी पावर बढ़ती गई और न्यूक्लियर पावर इतनी बढ़ती गई कि नाटो और अमेरिका दोनों को मिला के उसकी न्यूक्लियर पावर इनसे ज्यादा हो गई, तब उसको लगा कि अब इसे कमजोर करना है और वो कमजोर करने के लिए यूक्रेन का बहाना ढूंढ लिया। इसीलिए उसने यूक्रेन के अंदर जैविक हथियारों की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करनी शुरू की, जिनका अब खुलासा होते जा रहा है। जैसे और जो चाइना के वुहान में थी वो भी उस लेबोरेटरी में भी इसने मदद की थी।
अमेरिका ने मदद की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अलमारी में से ढांचे या स्केलेटन निकाले जाएंगे तो ये पता लगेगा कि दुनिया की मुसीबतों की जड़ अमेरिका है जी। हाँ, तो वो रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कहाँ है जी। रूस को इसमें उकसाने एक की और कोशिश तो एक और बड़ा बदलाव इन परिस्थितियों में आता दिखा है कि अब तक शांत बैठा चीन और फ्रांस भी इस पूरे स्थिति पर मुखर हो रहा है। तो ऐसे में क्या संभावना देख रहे हैं कि भारत को भी मुखर होना मजबूरी हो जाएगी, या फिर भारत जो डिप्लोमेटिक कंटेंट लेकर अभी चल रहा है उसी धरातल पर भारत मौजूद रहे और विश्व में जो चल रहा है उस पर नजर बनाए रखे? देखिए, भारत की बात ऐसी है, अगर हम अमेरिका का साथ छोड़ देते हैं, अगर हम अमेरिका का साथ छोड़ देते हैं तो वो क्वेड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जी। जो बनाया गया था चीन के ऊपर शिकंजा कसने के लिए, वो क्वेड कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम रशिया का साथ छोड़ देते हैं तो फिर जो हमने मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है जी। 2030 तक के लिए रशिया से, जिसके अंतर्गत हम असॉल्ट राइफल और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने स्पेस प्रोग्राम, अपने टैंक वगैरह बनाएंगे, तो वो खटाई में पड़ जाएगा। तो लिहाजा हमें दोनों से डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। हम ना तो टोटली अमेरिका को छोड़ सकते हैं और ना ही टोटली रशिया को छोड़ सकते हैं जी। तो हमें अपनी डिप्लोमेसी किया। और जो फ्रांस और चाइना है, ये तो वन साइडेड है। चाइना ने तो कह दिया कि भाई मैं तो रूस के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, और जो ये फ्रांस है, इनका अपना कोई जैसे बोलते हैं ना वो लोटा रोज अपनी सिचुएशन बदलता है। ये एक तरफ तो रोमानिया में भेज रहे हैं अपने राफेल यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, दूसरी तरफ ये जा रहे हैं कि यूक्रेन के पास, रशिया के पास ये कहने के लिए कि आओ मैं मध्यस्थता करता हूँ तुम्हारे और यूक्रेन के बीच। तो इनका टर्की जो एक तरफ अपने TB2 ड्रोन भेज रहा है यूक्रेन में, दूसरी तरफ बोलता है कि तुम्हारे विदेश मंत्री हमारे यहाँ आ जाए, हम मध्यस्थता करेंगे। तो ऐसे अलाइंड लोगों की मध्यस्थता का क्या मतलब है? ऐसे अलाइंड लोगों की कोई मध्यस्थता का मतलब नहीं है। जो दूसरी कंट्रीज है वो क्या करे वो जाने, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आवर डिप्लोमेटिक डिस्टेंस शुड बी equal distance from Russia and America, and we support not the nation, we support the issue. हम इशू बेस्ड, सिद्धांत बेस्ड राजनीति के अंदर यकीन रखते हैं और वही रखते हैं। बिल्कुल। अब आपने मध्यस्थता का जिक्र किया तो एक सवाल इस पर भी हम आपसे पूछ लेते हैं कि 10 तारीख को विदेश मंत्री स्तर की वार्ता प्रस्तावित है रूस और यूक्रेन के बीच, क्या संभावना देख रहे हैं? संक्षेप में जानना चाहेंगे। रूस और यूक्रेन में 10 तारीख में तो अब एक दिन बाकी है जी। तो पर मैं संभावना ये देख रहा हूँ कि शायद अब एक ट्रूस हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये मान लिया है कि हम डोनबास एरिया में LPR और DPR दो इंडिपेंडेंट नेशन को मान्यता देंगे। उन्होंने ये भी मान लिया है कि हम क्रीमिया को भी मान्यता देंगे। अब अगर क्रीमिया, LPR, DPR जो डी फैक्टो ऑलरेडी रूस के पास है, उसको बीच और मान्यता दे दी जाए तो अब 2 पॉइंट रह जाते हैं। 1 सीज फायर, दूसरा यूक्रेन की न्यूट्रलिटी। तो सीज फायर के ऊपर तो डिस्कशन होना ही है, लेकिन न्यूट्रलिटी में ये चाहता था रशिया कि यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे और उसमें ये ऐड करे कि मैं नेटो की तरफ नहीं जाऊंगा या मैं न्यूट्रल रहूंगा। अगर वो नहीं भी पॉसिबल है तो यूक्रेन शायद ये अब कहने को तैयार हो जाएगा कि मैं नेटो में अपनी मेंबरशिप को प्रयास नहीं करूंगा।
चलिए, यानी ये कि आगे परिस्थितियां नहीं बढ़ा बनती हुआ दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अपना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।